नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौरसिया और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। और इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो RO का जो क्वेश्चन पेपर 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो यहाँ पे आपका ये 2016 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ था ये आपका हुआ था 20/9/2020 को। तो इस पूरे पेपर को हम डिस्कस करेंगे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया, बी है कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया, सी है यह एक अहिंसक आंदोलन था, और डी है यह एक स्वतःस्फूर्त आंदोलन था। तो यहाँ पे हम भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी ये 9 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत की गई। और ये जो है काफ़ी हिंसक था, ये जो है हिंसक आंदोलन था। जो सरकारी जो रिकॉर्ड्स थे, सरकारी रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग जो है बताया जाता है कि इसके जो है पहले सप्ताह में ही लगभग 250 प्लस जो स्टेशन थे उनको जो है नष्ट कर दिया गया, और लगभग 150 थाने पर जो 150 थाने थे उनको जो है उन पर हमला किया गया। और तो इस प्रकार ये कैसा था? ये हिंसात्मक था, ये जो है हिंसात्मक और उग्र स्वभाव का जो है ये एक आंदोलन था। और इस आंदोलन से पूर्व भी जो महत्वपूर्ण नेता थे, यानी कि जो महत्वपूर्ण नेता और प्लस इसमें महात्मा गांधी समेत सबको जो है गिरफ्तार कर, जितने बड़े बड़े नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया। और इस प्रकार ये जो है देखते देखते आंदोलन जो है क्या हो गया, ये जो है स्वतःस्फूर्त आंदोलन हो गया। और जब आंदोलन शुरू हुआ तो आंदोलन के शुरू होते ही जो ब्रिटिश सरकार थी उसने जो है कांग्रेस को असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखो इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो जब महात्मा गांधी गिरफ्तार हो गए तो इसका मतलब वो जो है नेतृत्व नहीं कर रहे थे, ये वाला सही है। कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया, यह एक अहिंसक आंदोलन था, ये गलत है क्योंकि आंदोलन कैसा हो गया था, हिंसक हो गया था, और यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। तो ये वाला सही है। जबकि कौन सा, ये ए और सी जो है इसका राइट आंसर होगा, यानी कि इसमें दोनों होगा। तो इसमें जो है ये कूट वाला जो है प्रश्न था, लेकिन इसका आंसर कुछ अलग दिया गया है। चलिए आगे हम देखते हैं 13 नंबर में, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इनके कालक्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे हम इनके कालक्रम को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, अगस्त प्रस्ताव, यहाँ पे अगस्त प्रस्ताव 1940, उसके बाद क्रिप्स प्रस्ताव, जो था ये 1942, CR फार्मूला 1944, और वेवेल योजना 1945। ठीक है, तो चलिए इसका हम मिलान करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या था, अगस्त प्रस्ताव, यह आया था आपका 1940, फिर क्रिप्स प्रस्ताव 1942, CR फार्मूला 1944, उसके बाद वेवेल योजना 1945। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या होगा, 2 नंबर। तो इसके हिसाब से सी और डी तो पहले ही गलत हो गया। 1940 पे क्या है, 1940 पे अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद फिर 2 के बाद 1 आएगा। तो अभी देखो 2 के बाद 1 इसमें भी और इसमें भी है, तभी ये दोनों सही होगा। उसके बाद फिर 4 नंबर पे CR फार्मूला, तो ये आता है CR फार्मूला, तो इसका जो है 2, 1, 4 और 3, ये बी वाला राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। उपरोक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, बी है स्वामी दयानंद सरस्वती, सी है स्वामी रामकृष्ण परमहंस, और डी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका राइट आंसर होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे
ये जो है 19वीं शताब्दी के जो है बंगाल के, कहाँ के थे ये बंगाल के प्रसिद्ध दार्शनिक थे, यानी कि फिलोसफर जिसको बोलते हैं, दार्शनिक थे, शिक्षाविद थे, शिक्षाविद, समाज सुधारक, लेखक, परोपकारी, ये जो है बहुत सारे जो है समाज के कार्य करते रहते थे। तो इसलिए जो है इनको ये सारी इनके जो बचपन का नाम था ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय। बचपन का नाम था ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय। तो इनको जो है ये संस्कृत भाषा और दर्शन में जो है इनको काफ़ी ज्ञान था, इसलिए इनको जो है विद्यासागर की उपाधि दी गई। किसकी? विद्यासागर की, क्योंकि इनको जो है संस्कृत भाषा साथ में दर्शन का अत्यधिक ज्ञान था, इसलिए इनको जो है विद्यासागर की उपाधि दी गई। और साथ में जो है इन्हीं के प्रयासों से, इनके प्रयासों से क्या हुआ, इनके प्रयासों से जो है 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित किया गया। क्या पारित किया गया? विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 पारित किया गया। तो इन्होंने कहा था ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं, क्योंकि इस धरती पर बहुत ही काम किया जाना है, इसलिए जो है ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास समय नहीं है। तो ये जो है ईश्वरचंद विद्यासागर का कथन था। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित, यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, हाँ, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्लाइव का पुनः भारत अभियान, इलाहाबाद की संधि, उसके बाद बक्सर का युद्ध, और 4 नंबर है वारेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर बनना। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कौन कौन सा कब हुआ था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लाइव जो है भारत कब आया था। तो क्लाइव जो है भारत पुनः आया था 1765 में। 1765 इलाहाबाद की जो संधि हुई थी वो हुई थी 16 अगस्त 1765। वारेन ये बक्सर का युद्ध जो था, बक्सर का युद्ध हुआ था 12 अक्टूबर 1764। वारेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर कब बनाया गया? तो इसको जो है बनाया गया था 1773 में, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था उसके अकॉर्डिंग इसको जो है भारत का गवर्नर बनाया गया था। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सा सही होगा। तो देखिए सब यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्लाइव का पुनः भारत अभियान, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, वारेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर बनना। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा घटनाक्रम यहाँ पे पहले होगा और कौन सा बाद में होगा। तो देखिए क्लाइव का जो है पुनः भारत आगमन, तो जो क्लाइव जो है पुनः भारत आता है 10 अप्रैल 1765 को, ठीक है। इलाहाबाद की संधि होती है 16 अगस्त 1765 को। उसके बाद बक्सर का युद्ध जो होता है वो होता है 22 अक्टूबर 1764, और वारेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर बनना ये था 20 अक्टूबर 1773। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं सबसे पहले क्या होगा। तो सबसे पहले आपका ये आ जाएगा 3 नंबर। 3 नंबर में क्या है? बक्सर का युद्ध। उसके बाद फिर 3 नंबर के बाद देखते हैं क्या है, फिर आता है 1765, ये भी था, ये 1764 था। फिर यहाँ पे देखो ये 10 अप्रैल 1765, ये 16 अगस्त, तो ये वाला हो जाएगा आपका 3-1। उसके बाद फिर 2 नंबर आएगा और उसके बाद 4 नंबर। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो राइट आंसर होगा, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका ये बी वाला 3-1-2-4। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित किया था। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है इलाहाबाद की संधि, तो दूसरा है एक्स चैपल की संधि, तीसरा है ला बुर्दनासे द्वारा महाराष्ट्र मद्रास पर अधिकार, और चौथा है डुप्ले की पदच्युति, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलाहाबाद की संधि थी, ये इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765। इसका मतलब जो ए वाला है वो 4 नंबर में जाएगा। तो चलिए यहाँ पे एक बार एलिमिनेशन लगाते हैं। 1 इसमें जाएगा, 4 में जाएगा, तो ये ए 2 जा रहा है, ये वाला होगा नहीं। ये इसकी पॉसिबिलिटी है ए 3 में ये होगा नहीं, डी 1 में ये वो होगा नहीं। इसका मतलब क्या है? ए जो है चौथे में। अब देखो बी क्या है? बी वाला एक्स चैपल की संधि, तो जो एक्स चैपल की संधि थी ये हुई थी 1748 में। कब हुई थी?
1748 में। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ये जो बी है ये तीसरे में जाएगा, तो ये भी सही है, ये भी सही है। क्या है लवर्दनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार, तो जो सी है वो सी जाएगा आपका दूसरे में 1746 और डी है डुप्ले की पदच्युति थी 1754। तो इस प्रकार आपका जो है ये बी वाला आंसर सही होगा। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित किए थे नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है गांधी इरविन समझौता, दूसरा है पूना पैक्ट, तीसरा है पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा और चौथा है सविनय अयोग्य आंदोलन। तो गांधी इरविन समझौता की बात करें तो ये हुआ था 1931 में। 1931 में गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था जिसको गांधी इरविन समझौता कहते हैं। पूना पैक्ट की बात करें तो पूना पैक्ट जो हुआ था ये हुआ था 1932 में। पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की जो घोषणा हुई थी ये हुई थी 1929 में, 1929 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था ये था 1930। ठीक है, तो अब देखो इसको जब हम मैच करवाएंगे तो सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले देखो यहाँ पे 1929 है, तो 1929 के अकॉर्डिंग पहले नंबर पे क्या आएगा 3 वाला। तो इसका मतलब 3 किस में है, इसमें है नहीं, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो 3 नंबर पहले में है यहाँ पे। उसके बाद 3 के बाद फिर क्या आएगा चौथा 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद फिर एक है गांधी इरविन समझौता 1931 और डी है पूना पैक्ट, तो ये है 1900 यहाँ पे 32। तो सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले हुआ था पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी। उसके बाद फिर आंदोलन किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, और इस आंदोलन के बाद फिर क्या हुआ गांधी इरविन समझौता हुआ, उसके बाद फिर पूना पैक्ट। तो ये जो है आपका सीक्वेंस होगा, तो ये वाला इसमें जो है ए वाला सही होगा 17 नंबर में। चलिए 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। सहकारिता आंदोलन MK गांधी, इटावा पायलट प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो है अल्बर्ट मायर, सी है अधिक अन्न उपजाऊ आंदोलन जवाहरलाल नेहरू, डी है सेवाग्राम प्रोजेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका बी हो जाएगा जो इटावा पायलट प्रोजेक्ट है। तो इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो है इसकी परिकल्पना 1947 में की गई थी। कब की गई थी, 1947 में की गई थी। और शुरुआत जो हुई थी, अगर हम शुरुआत की बात करें तो शुरुआत जो हुई थी 1948 में हुई थी। और इसकी जो शुरुआत किया था तो इसको जो है लेफ्टिनेंट कर्नल अल्बर्ट मायर द्वारा, ये जो है अल्बर्ट मेयर के द्वारा जो है शुरू किया गया था। तो इस प्रकार ये जो है आपका ये बी वाला सही सुमेलित है। 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अधिनियम है और वर्ष दिया है। पहला है राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908, समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम 1908। तो कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो है ए वाला ऑप्शन क्या है, जो ए ऑप्शन है राजद्रोही सभाओं को रोकने का जो अधिनियम था 1908 ये सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसमें ये सही नहीं है तो ये सही कब होगा। तो इसको जो है यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ थी उनको रोकने के लिए जो ब्रिटिश सरकार थी उसने जो है दमनकारी कानून पारित किया, दमनकारी कानून पारित किया। और ये जो कानून था ये जो राजद्रोही सभाएं थी, मतलब कि ब्रिटिशर्स जो थे उनको लगता था कि राजद्रोही सभाएं हैं, तो उनको जो है रोकने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया, एक अधिनियम पारित किया गया 1907 में। और ये जो अधिनियम था इसको जो है 1907 में पारित किया गया। उसके बाद ये जो विस्फोटक था, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम ये जो है 1908 में। भारतीय फौजदारी कानून संशोधन, भारतीय फौजदारी कानून संशोधन जो अधिनियम था ये भी 1908 में। यहाँ पे ये भी जो है 1908 में ही जो है पारित किया गया। समाचार पत्र अधिनियम,
समाचार पत्र अधिनियम ये भी 1908 में, और प्रेस एक्ट ये आया था आपका 1910 में। रॉलेट एक्ट आया था, रॉलेट एक्ट जो आया था ये आया था आपका 1919 में, 1919 में आया था। और ये जो है इस तरह के जो है कुछ अधिनियम पारित किए गए थे। तो ये जो आपका राजद्रोही सभा अधिनियम था ये जो है 1907 में आया था। कब आया था? ये 1907 में आया था। इस प्रकार ये वाला इसका आंसर ये सही होगा, बाकी गलत होगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, ये अब देखिए यहाँ से भूगोल शुरू होता है, जो 20 है यहाँ से भूगोल शुरू होता है। तो एक मिनट, निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है केरल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये गुजरात हो जाएगा, क्योंकि गुजरात जो है वो सर्वाधिक तटीय रेखा वाला राज्य है। तो इसकी जो लंबाई है लगभग 1600 किलोमीटर है। कितनी है? लगभग 1600 किलोमीटर है। और जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश की बात करें तो ये 974 किलोमीटर है। जो आंध्र प्रदेश है इसकी 974 किलोमीटर तट रेखा है। और एक है कांदला बंदरगाह। कमेंट करके बताइएगा कि ये कहाँ पे स्थित है। कांदला बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो ये हो गया कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है वो गुजरात है। निम्नलिखित में सैल समूह में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? ऑप्शन ए है धारवाड़ समूह, ऑप्शन बी है गोंडवाना समूह, ऑप्शन सी है बिंदन समूह, ऑप्शन डी है टर्सियरी समूह। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा, गोंडवाना समूह। तो यहाँ से जो है 98%, कितना 98% जो है कोयला प्राप्त किया जाता है। और जो ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें होती है इसमें से जो है बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। कौन सा? बिटुमिनस जो है कोयला पाया जाता है। और इनका जो है इन चट्टानों का निर्माण हुआ था ये कार्बोनिफेरस से जुरासिक के बीच में। कब हुआ था? कार्बोनिफेरस से जुरासिक काल के बीच में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है 22 नंबर। निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित राज्यों में जरवा जनजाति का निवास स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है लक्षद्वीप, सी है छत्तीसगढ़ और डी है अंडमान एवं निकोबार। तो जो जरवा जनजाति है ये जो है भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक जो है प्रमुख जनजाति है। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा ये क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और जो जारवा लोग होते हैं इनकी त्वचा का रंग काला एवं कद छोटा होता है। इनकी जो त्वचा का रंग होता है वो काला, कद जो होता है वो छोटा होता है। और ये जो है अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। और यहाँ की जो अन्य जनजातियाँ हैं वो हैं ओंगे, कौन सी है यहाँ पे? ओंगे हो गई, सोपेज हो गई, सोपेज, सेंटिनल, सेंटिनल जनजाति। तो ये जो है यहाँ की कुछ जनजातियाँ हैं। और ये जिस जगह पर जारवा जनजाति रहती है, जिस जगह पर ये जारवा जनजाति रहती है उसको 1979 में अधिसूचना के द्वारा ट्राइबल रिजर्व एरिया घोषित किया गया है। क्या किया गया है? ट्राइबल रिजर्व एरिया घोषित किया गया है। 23 नंबर निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका यहाँ पे चलिए हम देख लेते हैं किन किन राज्यों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ये आपका जो है
भारत का मैप हो गया। तो हम कर्क रेखा की बात करें तो जो कर्क रेखा है वो जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आपका आएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो है आपका ऐसे जो है ये जाती है, मैप पर देख लीजिएगा। तो देखिए त्रिपुरा था, छत्तीसगढ़ था, मिजोरम था और मणिपुर का नाम नहीं है। इसका मतलब क्या, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। चित्रकूट जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर बना है? तो इसका ऑप्शन ए है यमुना नदी, बी है मंदाकिनी, सी है इंद्रावती और डी है नर्मदा नदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये क्या हो जाएगा, ये इंद्रावती नदी। जो चित्रकूट जलप्रपात है ये इंद्रावती नदी पर बना है। अब देखिए जो इंद्रावती नदी है, इंद्रावती नदी ये जो है छत्तीसगढ़ राज्य के, इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में, कहाँ पे, बस्तर जिले में बना हुआ है। कौन सा, चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात बना हुआ है। और इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई की बात करें तो ये जो है 90 फीट है। कितनी है, 90 फीट है। और इसका जो मुख है वो जो घोड़े के नाल के समान है। इसकी जो आकृति है घोड़े के नाल के समान, किसके समान, घोड़े के नाल के समान है। इसी कारण इस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, भारत का नियाग्रा कहा जाता है। इसकी जो आकृति है घोड़े के नाल के समान है, इसलिए इसको जो भारत का नियाग्रा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच में स्थित है? तो ऑप्शन ए है सिंधु और सतलज। क्या है, ऑप्शन ए है सिंधु और सतलज, बी है काली और तिस्ता, सी है सतलज और काली और डी है तिस्ता और ब्रह्मपुत्र। तो अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय को जो है 4 प्रमुख प्रादेशिक भागों में बांटा गया। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक काम करते हैं, हिमालय को जो है ये रहा आपका, ये हिमालय ऐसे, ये जो है ऐसे, ये जो है ऐसे हिमालय गया हुआ है। और हिमालय को जो है यहाँ से देखिए ये आपकी सिंधु नदी, सिंधु के बाद इधर से जो है ऐसे निकाल देते हैं सतलज। ठीक है, तो सतलज के बाद फिर क्या आएगा, काली, काली के बाद तिस्ता, तो ऐसी नदियाँ आएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये वाला जो एरिया है, ये आपका पंजाब हिमालय। यहाँ से ये वाला जो एरिया इतना, ये इतना एरिया, ये जो है पंजाब हिमालय हो गया। और जो पंजाब हिमालय है ये सिंधु और सतलज नदी के बीच का एरिया है। कौन सा है, सिंधु और सतलज नदी के बीच का एरिया है। उसके बाद पंजाब के बाद फिर आता है आपका ये कुमाऊं हिमालय। तो कुमाऊं हिमालय जो है देखिए यहाँ पे सतलज ये है, ये वाली जो है सतलज नदी है। सतलज के बाद फिर यहाँ से निकालते हैं काली नदी, और ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। क्या बोलते हैं, इसको कहेंगे कुमाऊं हिमालय। उसके बाद फिर काली नदी से तीस्ता, यहाँ पे जो है ये आपकी पड़ेगी तीस्ता नदी, और तीस्ता नदी के बीच का जो एरिया है इसको बोलेंगे नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय के बाद फिर अगली जो नदी आती है ब्रह्मपुत्रा, यहाँ से ये जो है ऐसे ब्रह्मपुत्र नदी होगी,
ब्रह्मपुत्र, तो ये हो जाएगा असम हिमालय। और लास्ट में आता है आपकी पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, ये इधर वाली जो है ये पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हो गई। तो आपका देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा था क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कुमाऊँ हिमालय में किन नदियों के बीच है, यानी कि कुमाऊँ हिमालय जो है किन नदियों के बीच में स्थित है। तो जो कुमाऊँ हिमालय है वो आपका सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है। कौन सा? सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, ये आपका सही होगा। ये वाला सिंधु और सतलज पंजाब हिमालय, ये आपका कुमाऊँ हिमालय। काली और तिस्ता के बीच में आ जाएगा आपका नेपाल हिमालय। इधर ये हो जाएगा असम हिमालय। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो इस प्रकार जो है हिमालय को 4 भागों में बांटा गया और लास्ट में जो 5वां है उसको बोलते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ऑप्शन ए है माही, बी है चंबल, सी है नर्मदा और डी है निम्न में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए है माही और बी है जो है चंबल और सी जो है, सी की बात करें तो सी जो है नर्मदा नदी है। चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा माही। कौन सा? जो माही नदी है ये जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार? 2 बार काटती है। चलिए माही के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो है पश्चिमी भारत की एक प्रमुख नदी है। ये क्या है? ये पश्चिमी भारत की प्रमुख नदी है, पश्चिमी भारत की प्रमुख नदी है। और माही का जो उद्गम स्थान है मध्य प्रदेश के धार जिले। कहाँ से? अगर इसके उद्गम की बात करें, उद्गम की, तो ये जो है मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से हुआ है। कहाँ से? विंध्याचल पर्वत श्रेणी से इसका जो है उद्गम स्थल कहाँ? मध्य प्रदेश के धार जिले से। तो यह नदी जो है कहाँ कहाँ बहती है? तो यह नदी जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से होते हुए जो है अरब सागर में गिरती है। ऐसे कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से राजस्थान, राजस्थान से गुजरात होते हुए, ये लैग कर रहा है मेरा, ये पूरा गायब हो गया, ये ऐसे। ठीक है, तो ये निकलती है कहाँ से? मध्य प्रदेश से राजस्थान, राजस्थान से गुजरात होते हुए ये अरब सागर में आकर गिर जाती है। कहाँ पे आती है? ये जो है अरब सागर में गिरती है। तो दोस्तों अगर कोई पूछे कि कर्क रेखा को कौन सी भारतीय नदी 2 बार काटती है, तो वो नदी जो है वो जो माही नदी है वो जो 2 बार काटती है। माही का जो उद्गम स्थान है मध्य प्रदेश में धार जिले के जो समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी वहाँ से निकलती है और मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से होते हुए अरब सागर में ये गिरती है। और ये जो एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है, जो है इकलौती नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होती है। ऑप्शन ए है दक्षिण पश्चिम मानसून, बी है दक्षिण पूर्व मानसून द्वारा, सी है उत्तर पूर्व मानसून द्वारा और डी है उत्तर पश्चिम पवन द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा। किसके द्वारा? दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा। जो भारतीय मानसून है उसकी उत्पत्ति जो होती है वो दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा होती है। 1 मिनट। तो हम दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करते हैं। जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून की जो उत्पत्ति होती है ये जो है दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा, ये सॉरी यहाँ पे ये हो जाएगा भारतीय मानसून। भारतीय मानसून की जो उत्पत्ति होती है ये होती है आपकी दक्षिण पश्चिम पवन के द्वारा।
तो जो दक्षिण पश्चिम पवन होता है इसके द्वारा जो है भारतीय मानसून की उत्पत्ति होती है। और जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है जून से सितंबर के बीच आता है। कब आता है? ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है ये जून से सितंबर के बीच आता है। कब आता है? जून से सितंबर के बीच आता है। और ये जो है थार का रेगिस्तान और आसपास के इलाके जो है उत्तरी और मध्य भारतीय महाद्वीप के भूभाग गर्म हो जाते हैं, जिसके चलते कम दबाव वाला क्षेत्र बनता है। तो देखो यहाँ पे कौन सा एरिया जो है गर्म होता है? ये जो होता है थार का रेगिस्तान, थार का रेगिस्तान और इसके आसपास के जो उत्तरी इलाके हैं, इसके आसपास के जो उत्तरी इलाके हैं वो गर्म हो जाते हैं। इलाके जब गर्म होते हैं तो यहाँ का क्या होता है? ये जो है निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। क्या होता है? निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। और फिर जो है इधर जो है हवाएं अपना रुख कर लेती हैं और यहाँ पे जो जगह खाली होती है उसको भरने के लिए जो है फिर हिंद महासागर से हवा तेज़ी से उपमहाद्वीप की ओर बढ़ती है। तो जो है जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर से हवा जो है तेज़ी से बढ़ती है। किसी दिन जो है मानसून का टॉपिक जब हम कवर करेंगे तो उसमें आपको पूरा एकदम डायग्राम से दिखाएंगे कैसे क्या होता है। तो फिर क्या होता है? इस प्रकार हवाएं दक्षिण हिंद महासागर से चलती हैं और उत्तर की ओर बढ़ती हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका फिर इसी को बोलते हैं दक्षिण पश्चिम जो पवनें होती हैं उसी के द्वारा जो है भारतीय मानसून की उत्पत्ति होती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है नीली क्रांति इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए खाद्यान्न उत्पादन, बी है तिलहन उत्पादन और सी है मछली उत्पादन और डी है दुग्ध उत्पादन। तो जो नीली क्रांति है वो नीली क्रांति जो है मछली उत्पादन से संबंधित है और ये जो है 1960 से शुरू हुआ। कब से? 1960 से शुरू हुआ है। तो जो है मछली उत्पादन जो है 1960 में शुरू हुआ। मछली उत्पादन नीली क्रांति से शुरू है। आप लोग कमेंट करके बताइए खाद्यान्न उत्पादन को किस क्रांति से दिखाया जाता है, तिलहन को और दुग्ध उत्पादन को क्रमशः किस क्रांति से दिखाया जाता है। 29 नंबर पे बात करते हैं। तो 29 नंबर में तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है सतलज, बी है झेलम, सी है रावी और डी है ब्यास नदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा। जो तुलबुल परियोजना है ये कश्मीर के बारामूला जिले में, कहाँ पे? कश्मीर के बारामूला जिले में झेलम नदी पर है। झेलम नदी पर। और ये जो है 1985 में शुरू की गई थी। 1985 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर बना है, ये हो गया पहला। दूसरा है हीराकुंड बांध महानदी पर बना है, ये हो गया दूसरा। और तीसरा कह रहा है तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। और चौथा है मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी पर बना है। ठीक है, सहायक नदी बराकर पर है। हाँ, यहाँ पे एक सहायक नदी दामोदर की बराकर है, उस पर बना है। तो कह रहा है कि इसका कौन कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए है 1, 2 और 3 सही है, बी है 1, 2 और 4 सही है, सी है 1, 3 और 4 सही है, डी है 1, 2, 3 और 4 सही है। तो चलिए इसका हम देख लेते हैं कि कौन सा सही होगा। तो पहले इसको हम क्या करते हैं, हटाते हैं। और ये हट रहा नहीं है क्योंकि मेरा जो सिस्टम है वो काफ़ी लैग कर रहा है। कोई बात नहीं, काम चलाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो रिहंद बांध जो है वो भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। इस बांध का निर्माण सोन की सहायक नदी रिहंद की बात करें तो जो रिहंद बांध परियोजना है, रिहंद बांध परियोजना ये जो है सोन की सहायक नदी, सोन की सहायक नदी
रिहंद पर बना है। हीराकुंड की बात करें तो हीराकुंड बांध जो है महानदी पर निर्मित है। कहाँ पे? हीराकुंड जो है ये जो है महानदी पर जो है निर्मित है और ये जो है 1957 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1957 में बनाया गया था। और तुंगभद्रा परियोजना की बात करें तो जो आपकी ये जो है तुंगभद्रा परियोजना, ये जो है भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है और ये जो है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का एक संयुक्त परियोजना है। कहाँ की? आंध्र प्रदेश प्लस कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। और वहीं पे मैथान बांध की बात करें तो जो मैथान बांध है ये जो है दामोदर की सहायक नदी, दामोदर की सहायक नदी किस पर बना हुआ है? बराकर पर बना हुआ है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा कि इसके जो है सारे जो है कूट सही दिए हुए हैं। भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है? तो ये जो है 31 नंबर क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन ए है पानीपत, बी है सोनीपत, सी है चंडीगढ़ और जो डी है वो लखनऊ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ए। भारत का जो प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र है वो जो है पानीपत में लगाया गया है और ये जो है 2013 में लगाया गया था। यहाँ पे चलिए हम देख लेते हैं। तो देश का जो पहला, थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ, पहला कृत्रिम रबर संयंत्र ये जो है हरियाणा के पानीपत में लगाया गया था। इसका जो उद्घाटन था, उद्घाटन 2013 में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री जिनका नाम था वीरप्पा मोइली, वीरप्पा मोइली ने जो है इसका उद्घाटन किया। और ये जो है भारतीय सिंथेटिक रबर लिमिटेड द्वारा, भारतीय सिंथेटिक रबर लिमिटेड, भारतीय सिंथेटिक रबर लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया था, जो इंडियन ऑयल प्लस टीएसआरसी कॉरपोरेशन, फिर है ताइवान मारुवेनी कॉरपोरेशन, ताइवान मारुवेनी कॉरपोरेशन जापान द्वारा। तो ये जो है संयुक्त रूप से जो है स्थापित किया गया। ये जो है ये संयुक्त यानी कि कंबाइंड जो है संयंत्र है। तो ये कहाँ स्थापित किया था? हरियाणा के पानीपत में 2013 में जो है केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री वीरप्पा मोइली के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। चलिए नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ पे है? तो इसका जो ऑप्शन ए है जामनगर, बी है पारादीप, सी है डिगबोई और डी है तातीपाका। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा। और जामनगर तेल रिफाइनरी भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। ये जो है गुजरात में है। कहाँ पे? गुजरात में है। और ये जो है गैर सरकारी क्षेत्र की तेल रिफाइनरी है, जो ये जो रिलायंस इंडस्ट्री की है। किसकी है? रिलायंस की है। और ये गुजरात में स्थित है। कुल क्षमता के अनुसार ये दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। ये जिस टाइम पे एग्ज़ाम होता है उस टाइम के डेटा के अकॉर्डिंग ये जो है दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी थी। और ये जो है प्राइवेट सेक्टर की है। किसकी है? रिलायंस वालों की है। जामनगर में स्थित है। जामनगर कहाँ पे है? गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट है 33 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए गुरु महिसानी,
बी है तलचीर, सी है जादूगुड़ा और डी है जावर। तो यहाँ पे हम मिलाते हैं। सबसे पहले अगर गुरु महेसानी की बात करें तो गुरु महेसानी जो है ये लौह अयस्क के लिए, जादूगुड़ा जो है ये जो है यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? यूरेनियम के लिए। तलचीर की बात करें तो जो तलचीर है ये आपका जो है तलचीर नहीं तालचीन है। ये जो तालचीन है ये कोयला उत्पादन के लिए जानी जाती है। और जावर जो है जस्ता के लिए, जा से जावर, जा से जस्ता। तो ए वाला किस में जा रहा है? 3 में जा रहा है, तो इसका मतलब ये वाला होगा नहीं, ये वाला होगा नहीं, सी या डी होगा। बी की बात करें तलचीर 4 में जा रहा है, तो ये 3 ये वाला सही होगा, यानी कि सी नंबर। इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, बाकी ये सब गलत होंगे। तो इसको आप लोग जो है देख लीजिएगा। चलिए आगे। अब देखिए विश्व का भूगोल। अभी तक भारत का भूगोल पढ़ रहे थे, अब विश्व का भूगोल यहाँ पढ़ेंगे। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी है? सबसे निचली सतह कौन सी है? यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर है, मीजोस्फीयर है, ट्रोपोस्फीयर है और थर्मोस्फीयर है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, ट्रोपोस्फीयर। सबसे निचली सतह कौन सी है? ट्रोपोस्फीयर है। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कि वायुमंडल जो है उसकी संरचना कैसी है। तो ये हो गई हमारी प्यारी सी अर्थ। एक मिनट, थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं। तो यहाँ पे हम बनाते हैं ये अर्थ हो गई। ठीक है, ये बन नहीं रहा है, बड़ा लैग कर रहा है। इसमें गोला ऐड करने का ऑप्शन भी नहीं दिख रहा है मुझे। चलिए कोई बात नहीं, है समझ लेते हैं। चलिए ये कुछ तो बन गया, ये आपकी अर्थ हो गई। ठीक है, तो अर्थ से जब हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो सबसे पहले आपका पड़ेगा क्या? क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। फिर थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, क्षोभ मंडल के बाद आपका आएगा समताप मंडल। क्या आएगा? समताप मंडल। फिर ऊपर जाएंगे तो आ जाएगा आपका ओजोन मंडल, ओजोन मंडल। ओजोन मंडल के बाद आएगा आयन मंडल, आयन मंडल। और एक मिनट, फिर और ऊपर जाएंगे तो आयन मंडल के बाद आएगा वायुमंडल। क्षोभ मंडल को बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। इसको बोलते हैं क्या? ट्रोपोस्फियर। समताप को बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर। ओजोन को बोलते हैं ओजोनोस्फियर, ओजोनोस्फियर। आयन को बोलते हैं आयनोस्फियर और इसको बोलते हैं एक्सोस्फियर। ठीक है, तो सबसे नीचे वाला जो होगा कौन सा होगा? ट्रोपो होगा। अगर इसको ऐसे याद करना हो तो TSOIE, क्या होगा? TSOIE। तो ये जो है आपका, इसको याद कर सकते हैं। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ट्रोपोस्फियर। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए कजाकिस्तान, यहाँ पे कारागंडा, यूक्रेन, क्रिवाय रॉग, सी है जर्मनी यानी कि नारमंडी और डी है फ्रांस पिरेनीज। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए सही सुमेलित कौन कौन से हैं? कजाकिस्तान में कारागंडा, ये तो सही है। यूक्रेन में जो है क्रिवाय रॉग, ये भी सही है। जर्मनी जो है, जर्मनी में नारमंडी और फ्रांस में जो है पिरेनीज, फ्रांस में जो है ये पिरेनीज होगा। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी जो है यहाँ पे ये वाला भी जो जर्मनी में नॉर्मंडी दिख रहा है ये गलत है, क्योंकि जो नॉर्मंडी है वो कहाँ पे स्थित है? वो फ्रांस में स्थित है। तो नॉर्मंडी लौह अयस्क क्षेत्र जर्मनी नहीं बल्कि फ्रांस में, ये लौह अयस्क क्षेत्र है, ये फ्रांस में है। तो इस प्रकार जो सी वाला है ये
सही नहीं है, बाकी सारे सही है। चलिए भाई, ये आपका 35 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं 36 नंबर की तरफ। 36 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? लॉरेन औद्योगिक इटली, बी है रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी, और सी है ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश फ्रांस, और जो डी है वो कह रहा है सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश यूनाइटेड किंगडम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा कि जो रूर औद्योगिक प्रदेश है ये आपका जर्मनी में पड़ता है। कहाँ पे? जर्मनी में पड़ता है। तो रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी के उत्तरी राइन वेस्टफैलिया का एक शहरी क्षेत्र है। कहाँ का? उत्तरी राइन वेस्टफैलिया। वेस्टफैलिया का जो है एक शहरी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कई विशाल औद्योगिक नगर हैं। अगर यहाँ पे बात करें कि जो लॉरेन औद्योगिक प्रदेश है ये जो है ये आपका पड़ता है फ्रांस में, ये आपका फ्रांस में पड़ेगा। ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश जो है ये आपका यूनाइटेड किंगडम में पड़ेगा, यूके में। और जो सैक्सोनिक औद्योगिक प्रदेश है ये आपका जर्मनी में पड़ेगा। तो इस प्रकार इसका जो बी ऑप्शन है रूर औद्योगिक प्रदेश ये जर्मनी के उत्तरी राइन वेस्टफैलिया में पड़ता है। ठीक है। 37 नंबर की बात करें। 37 में कह रहे हैं निम्नलिखित देशों में कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है? ऑप्शन ए गैबन, बी है बोत्सवाना, सी है लाइबेरिया, और डी है अंगोला। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा, जो बोत्सवाना है ये जो है पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है। और अगर हम बात करें अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, तो अफ्रीका के पश्चिमी तट पर आपका ये गैबन पड़ेगा, गैबन, लाइबेरिया, लाइबेरिया, अंगोला, अंगोला, और जो बोत्सवाना है ये बोत्सवाना आपका जो है दक्षिणी भाग में पड़ता है। कहाँ पे? ये जो है दक्षिणी भाग के मध्य में, दक्षिणी भाग के मध्य में जो है बोत्सवाना पड़ता है। इस प्रकार जो है बी आपका सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न था? ये जो है जनसंख्या एवं नगरीकरण का क्वेश्चन है। तो इसका जो ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, बी है हरियाणा, सी है मिजोरम, और जो डी है वो है पश्चिम बंगाल। कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न था? तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो है नगरीकरण का जो स्तर था वो सबसे निम्न था। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ है जो है 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन भी करना पड़ रहा है। तो गोवा की बात करें तो जो गोवा का प्रतिशत था वो था 62.2%। मिजोरम जो है वो 52%। कौन सा? 52%। विकल्प में जो है आंध्र प्रदेश दिया हुआ है, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का जो है 33.4%। हरियाणा जो है आपका 34.9%। और पश्चिम बंगाल जो है ये जो है 31.9%। इस प्रकार सबसे कम जो है नगरीकरण जो स्थित था वो पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा डी। 39 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित किया, सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि देश दिए हैं और उनकी राजधानी दी है। म्यांमार है, हनोई, कंबोडिया, यहाँ पे वियंटियन है, वियतनाम यहाँ पे नानपेन, लाओस यहाँ पे यांगून। ठीक है। तो सबसे पहले जो म्यांमार है, म्यांमार की राजधानी क्या होगी? यांगून होगी, यानी कि ए जाएगा 4 में। तो इसका मतलब ये वाला होगा नहीं, ये वाला भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। तो सी अकेला बच रहा है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या होगा? सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देश लिखते हैं, देश, और इधर राजधानी। तो जो म्यांमार है, म्यांमार की राजधानी है यंगून। इसी म्यांमार को जो है पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। कंबोडिया जो है, कंबोडिया की राजधानी है नामपेन। क्या है? नामपेन है।
वियतनाम की जो है वो लाओस होगी, वियतनाम की राजधानी वियतनाम की हनोई होगी, वियतनाम की हनोई। और यहाँ पे चौथा ऑप्शन क्या था, ये जो लाओस है ये है वियेनतिएन, ठीक है। यहाँ पे जो लाओस है, लाओस जो है ये हो जाएगा आपका वियेनतिएन। तो ये जो है आपका यहाँ पे म्यांमार की राजधानी यंगून, और कंबोडिया कहाँ गायब हो गया, हाँ कंबोडिया का जो है नामपेन, वियतनाम का हनोई, और लाओस का ये जो है वियेनतिएन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित किया तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है सत अल अरब, ये नदी का नाम है और ये शहर है। सत अल अरब, वियना, पराग्वे, बसरा, नाइजर, एसेंसियन और डेन्यूब। यहाँ पे नियामी हो जाएगा, क्या नियामी। तो चलिए इसको हम मिलाते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो सत अल अरब, तो सत अल अरब जो है ये आपका हो जाएगा बसरा। कौन सा शहर, बसरा। पराग्वे की बात करें तो जो पराग्वे है ये हो जाएगा एसेंसियन, एसेंसियन। नाइजर की बात करें तो जो नाइजर नदी है, नाइजर जो है नियामी हो जाएगा, नियामी शहर, नियामी। और डेन्यूब, जो डेन्यूब है ये जो है आपका वियना, ठीक है। तो डी जाएगा कौन से में, चौथे में। अगर हम ए की बात करें तो ए आपका किस में जाएगा, बसरा, ए जाएगा दूसरे में। तो इसके अकॉर्डिंग पहला जो है दूसरे में जाएगा, तो आपका ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, या तो बी नंबर होगा या तो डी नंबर होगा। फिर पराग्वे की बात करें तो पराग्वे जाएगा 3 नंबर में, तो बी जो है, बी आपका जाएगा 3 में। ये ए गया 2 में, बी गया 3 में। नाइजर की बात करें तो नाइजर नियामी, सी गया 4 में, सी गया 4 में, और डी यहाँ पे ये 1 में। तो आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं ए, बी, सी और डी। तो सत अल अरब, सत अल अरब का बसरा होगा और ये हो जाएगा आपका 2। पराग्वे जाएगा एसेंसियन में, तो ये हो जाएगा आपका 3। और फिर नाइजर जाएगा 4 में, और डेन्यूब जाएगा 1 में। 2, 3, 4, 1। तो इस प्रकार ये वाला भी नहीं होगा, ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी है सिक्किम और डी है असम। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन से राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य होगी, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा। क्या होगा, बी होगा। तो चलिए यहाँ पे हम बी का थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। अब देखो 2011 की अगर हम सेंसस की बात करें, 2011 के सेंसस में तो जो टोटल एससी की पॉपुलेशन थी अनुसूचित जाति की, तो वो थी 20.137 करोड़। कितनी थी, 20.137 करोड़, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 16.6%। कितनी, 6%। अगर हम सर्वाधिक एससी वाला राज्य देखें कौन सा है, तो सर्वाधिक जो एससी वाला राज्य है वो आपका यूपी है। कौन सा, यूपी है। और अगर हम बात करें न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य तथा राज्य का
अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य जो है एससी है। और न्यूनतम की बात करें तो जो न्यूनतम है वो आपका हो जाएगा मिजोरम। क्या होगा? मिजोरम होगा। और अनुसूचित जाति की सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत, अगर हम यहाँ पे अनुसूचित जाति की अगर हम प्रतिशतता की बात करें तो जो सर्वाधिक प्रतिशत है वो आपका जो है पंजाब में जो है ये 31.9%। मिजोरम की बात करें तो जो मिजोरम है वहाँ पे आपका ये पड़ेगा 0.1%। कितना? 0.1%। और अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जो है वहाँ पे अनुसूचित जाति की जो संख्या वो 0 है। ठीक है, तो जब 0 है तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा? उसके अकॉर्डिंग आपका ये बी ऑप्शन नागालैंड होगा कि नागालैंड जो है वहाँ पे इसकी जो संख्या है वो 0 है, कि इसकी अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या वो 0 है। निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किसे भारत के जनगणना इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है? एक है 1901, बी है 1921, सी है 1931 और डी है 1941। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका बी। क्या होगा? बी वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 1901 के बाद इतिहास में सिर्फ 1911 से 1921 के बीच का जो दशक था जब भारत की जो आबादी थी वो घटी थी। भारत की आबादी घटी थी 1911 से 1921 के बीच जो है भारत की आबादी घटी थी। लेकिन अगर हम 1921 के बाद की बात करें, 1921 के बाद, तो आफ्टर 1921 के बाद क्या हुआ? जो भारत की आबादी थी वो जो है लगातार बढ़ती गई और इतनी बढ़ती गई कि आज स्थिति आ गई कि हम जो है सर्वश्रेष्ठ घोषित हो चुके हैं। चाइना के बाद, चाइना से पहले जो है हमारा स्थान आ जाता है। और भारत की जनसंख्या बढ़ जाती तो कभी घट जाता था। 1921 से पहले कभी कभी क्या करती थी? बढ़ती थी या घटती थी। लेकिन 1921 के बाद क्या हुआ कि ऐसी कभी स्थिति नहीं आई कि जनसंख्या घटी हो। इसीलिए जो है 1921 को क्या कहा जाता है? महान विभाजक के रूप में जाना जाता है कि 1921 के बाद जो भारत की जनसंख्या थी वो हमेशा बढ़ी ही थी, कभी घटी नहीं। लेकिन पहले क्या होता था? पहले कभी कभी घट भी जाती थी। 43 नंबर है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद इंडियन काउंसिल को समाप्त किया गया? ऑप्शन ए है, ये जो है यहाँ से भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन शुरू होते हैं। मार्ले मिंटो सुधार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत सरकार अधिनियम 1947। तो किसके द्वारा यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंडियन काउंसिल को जो है ख़त्म किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, भारत शासन यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है भारत परिषद को ख़त्म कर दिया गया। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि जो है भारत शासन अधिनियम कौन सा? भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, तो इसमें जो है 321, देखो भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही हमारे भारतीय संविधान के ज़्यादातर प्रावधान लिए गए हैं। तो यहाँ पे 321 कितनी थी? 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियाँ थी। कितनी थी? 10 अनुसूचियाँ थी। किसमें? भारत शासन अधिनियम 1935 में। इसमें जो है द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। क्या किया गया? द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया गया। यानी कि जो प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत कर दी गई। जो द्वैध शासन प्रणाली थी उसको समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता शुरुआत की गई। इसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की
शुरुआत होती है। और यहाँ पे जो है संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा, हालांकि यह प्रावधान कभी लागू नहीं हुआ। तो जो संघ था, संघ में जो कुछ विषय थे उनको जो है दो भागों में बांट दिया गया, एक स्थानांतरित और दूसरा आरक्षित कर दिया गया। और दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्गों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया। किसके लिए? महिला, दलित और मजदूर वर्ग के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था का जो है यहाँ पे व्यवस्था की गई, जिससे क्या जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी उसको जो है थोड़ा सा विस्तृत किया गया। और इसने जो है भारत शासन अधिनियम 1858, कौन सा? 1858 द्वारा ये जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, इसने जो है भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत परिषद को समाप्त किया। किसको समाप्त किया? भारत परिषद को समाप्त कर दिया। और इंग्लैंड में भारत सचिवों को सलाहकार की टीम मिल गई। जो भारत सचिव थे इनको क्या मिली? सलाहकार की टीम मिल गई। इसने मताधिकार का विस्तार किया और 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। और जो है 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिला। साथ में इसके तहत 1937 में जो है संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। संघीय न्यायालय की स्थापना हुई किसके द्वारा? ये जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। तो इस प्रकार जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में इंडियन काउंसिल यानी कि भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। फिर जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है नागरिकता भाग 2, संघ राज्य क्षेत्र भाग 7, नगर पालिकाएँ यहाँ पे जो है 9A और निर्वाचन ये जो है आपका भाग 15। ठीक है, तो कह रहा है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान में जो नागरिकता है उसका वर्णन किसमें? भाग 2 में किया गया है और ये आपका सही है। और अनुच्छेद 5 से 11 में जो है नागरिकता का वर्णन है। अगर हम संघ राज्य क्षेत्र की बात करें तो हाँ, सबसे पहले नगर पालिका देख लेते हैं। तो नगर पालिका जो है वो 9A में अनुच्छेद 243 ता से 243 छा तक जो है वर्णन है। संघ राज्य क्षेत्र की बात करें तो संघ राज्य क्षेत्र का जो वर्णन है वो जो है भाग 8 में जो है यहाँ पे ये जो है भाग 8 में 324 से 329 तक वर्णित है। और यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये वाला जो है ये आपका निर्वाचन का है। निर्वाचन जो है, निर्वाचन आपका इसी में 15 में जो है 324 से 329 तक 324 से 329 तक वर्णित है। और जो संघ राज्य क्षेत्र है ये जो आपका भाग 8 में जो है स्थित है। और भाग 8 में 239 से 242 तक है। जबकि भाग 7 जो है संविधान संशोधन अधिनियम 7वां संविधान संशोधन, ये वाला जो था ये 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको जो है ख़त्म कर दिया गया। इसको ख़त्म कर दिया गया। इस प्रकार जो बी वाला है ये सही सुमेलित नहीं, बाकी सारे सही हैं।
45 नंबर देखें तो 45 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17, गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 23, धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कि जो गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण जो है ये अनुच्छेद 23 वाला ये गलत है, ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 22 में। क्या होगा, अनुच्छेद 22 में होगा। और अनुच्छेद 23 में क्या है, अगर हम अनुच्छेद 23 की बात करें तो इसमें जो है बलात् श्रम व मानव दुर्व्यापार का निषेध है। यहाँ 23 में क्या है, 23 में है बलात् श्रम एवं मानव दुर्व्यापार निषेध अनुच्छेद 23 में है। तो इस प्रकार जो है ये आपका बी वाला सही है कि जो है ये सही सुमेलित नहीं है। अस्पृश्यता का अंत जो है अनुच्छेद 17 में, धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है और अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण जो है अनुच्छेद 29 में है। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक को कथन अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है, यानी कि जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है उसका प्रयोग संसद के कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। बी, अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। सी जो है ए सही है परंतु आर सही नहीं है और डी है ए सही है परंतु आर सही, ए सही नहीं परंतु आर सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो ए होगा, यानी कि ए भी सही और आर भी सही है और जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। तो जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है उसका जो प्रयोग होता है वो संसद के कानून तथा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। तो ये वाला तो सही है। दूसरा क्या है, वास्तव में राज्य की जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। वास्तव में जो राज्य की कार्यपालिका होती है उसका जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है, जो मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। तो जो राज्य की कार्यपालिका होती है उसका जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, राज्यपाल होता है और वो अपनी मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता है। और भारत सरकार अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग कर राज्य सरकारों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। तो ये वाला जो है सही होगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल में और संघ की जो कार्यपालिका होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है अनुच्छेद 53 के अकॉर्डिंग। और इस प्रकार जो है कथन एवं कारण दोनों सत्य एवं कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो ये वाला ए सही हो जाएगा। चलिए अब आगे हम दूसरे पेज पे चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई। लेमिस्टर इस न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश थे। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी क्या है, ना तो एक ना तो दो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए हो जाएगा कि जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में जो है स्थापित किया गया। तो प्रावधान कब किया गया था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था। और यहाँ पे ये दूसरा कथन सही होगा क्योंकि जो लेमिस्टर थे वो इस न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश नहीं थे। न्यायालय के जो प्रमुख न्यायाधीश थे उनका नाम था सर एलिजा इप्पे। क्या नाम था, कहीं पे सर एलिजा इम्पे या इप्पे लिखा होता है, सर एलिजा इम्पे या फिर इप्पे, ये जो है प्रमुख न्यायाधीश थे। तो इस प्रकार जो है ये आपका कथन एक यहाँ पे केवल एक सही होगा, बाकी जो दूसरा वाला है वो गलत हो जाएगा। थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसमें जो है एक मुख्य न्यायाधीश थे और साथ में 3 और न्यायाधीश थे। आप लोग कमेंट करके बताइए जो 3 अन्य न्यायाधीश हैं उनके नाम क्या क्या थे। और इस न्यायालय को दीवानी, फौजदारी, जल सेना तथा धार्मिक मामलों में व्यापक अधिकार दिया गया था। दीवानी और फौजदारी, दीवानी, फौजदारी, जल सेना और साथ में धार्मिक मामले, धार्मिक मामले में जो है इसको व्यापक अधिकार दिया गया था। और मैंने बताया कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। इसी एक्ट के द्वारा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो वारेन हेस्टिंग्स थे, कौन, वारेन
हेस्टिंग्स थे, इनको क्या बनाया गया? इनको जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। तो इस प्रकार जो है ये, अब देखिए कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ए है उच्चतम न्यायालय, बी है जिला न्यायालय, सी है उच्च न्यायालय और डी है ए तथा बी दोनों। तो जो कार्यकारी न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कहाँ की जाती है? तो 48 में जो है ये सी है, जो उच्च न्यायालय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 यहाँ पे अनुच्छेद 223 कहता है कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, और अनुच्छेद 224 ये जो है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, और अनुच्छेद जो है 224 जो है ये कार्यकारी न्यायाधीश की बात करता है। कार्यकारी न्यायाधीश 223 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, 224 जो है कार्यकारी न्यायाधीश की बात करता है। और राष्ट्रपति द्वारा किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। तो किसी भी उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है, किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, कहाँ पे? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के द्वारा या तो मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश या फिर कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है जब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो गया हो, या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो, या मुख्य न्यायाधीश अपने कार्य निर्वहन में अक्षम हो। तो यहाँ पे फिर जो है हमने बताया कि 224 और 223 ये जो है मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश, और ये जो है कार्यकारी न्यायाधीश के प्रावधान की बात करता है। और जो भारत का राष्ट्रपति है, भारत का राष्ट्रपति ये क्या कर सकता है? किसी भी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को, यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि उच्च मुख्य न्यायाधीश हो, किसी भी न्यायाधीश को क्या कर सकता है? वो या तो मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश या कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। किस स्थिति में? यहाँ पे स्थिति की बात की गई है कि कब कब कर सकता है। तो यहाँ पे कुछ स्थितियाँ हैं। पहली स्थिति क्या है? जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, या फिर मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो, क्या हो? अनुपस्थित हो, या फिर जो मुख्य न्यायाधीश है वो अपने कार्य निर्वहन में क्या हो? अक्षम हो, क्या हो? अक्षम हो। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। तो आपका यहाँ पे क्या होगा? ये सी हो जाएगा। ये सारा जो मुख्य कार्यकारी वाला खेल है ये उच्च न्यायालय के लिए है, न कि उच्चतम। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अंतर्राज्य परिषद, यहाँ पे क्या है? थोड़ा सा यहाँ पे एक और देख लेते हैं इसमें। अपर और कार्यकारी न्यायाधीश, अपर और कार्यकारी न्यायाधीश। तो अपर और कार्यकारी न्यायाधीश जो है, राष्ट्रपति निम्न परिस्थितियों में योग्य व्यक्तियों को उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में अस्थायी रूप से नियुक्त कर सकता है, जिसकी अवधि 2 वर्ष की होती है, यानी कि 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी, 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी। ठीक है। जब अस्थायी रूप से उच्च न्यायालय का कामकाज बढ़ गया हो, क्या हो? उच्च न्यायालय का कामकाज अस्थायी रूप से बढ़ा हो। दूसरा क्या है? उच्च न्यायालय में बकाया कार्य अधिक हो, पेंडिंग जो कार्य हैं वो बकाया अधिक कार्य। ठीक है। और उच्च न्यायालय में
का जो न्यायाधीश है वो अनुपस्थित या अन्य कारणों से अपने कार्य का निष्पादन करने में, जो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है, यहाँ पे न्यायाधीश की बात की जा रही है, न्यायाधीश क्या हो, अनुपस्थित हो या अक्षम हो, तो फिर जो है अपर या कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। कार्यकारी न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र के बाद पद पर नहीं रह सकते। जो कार्यकारी न्यायाधीश की जो उम्र सीमा है 62 से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्या 62 से अधिक नहीं होनी चाहिए। चलिए यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि क्वेश्चन नंबर 49 की, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अंतर्राज्य परिषद 1990, राष्ट्रीय विकास परिषद 1954, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी वाला, ये सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, अंतर्राज्य परिषद 1990 ये वाला तो सही है। राज्य विकास परिषद की बात करें तो ये आपका हो जाएगा 6 अगस्त 1952। केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात करें तो 1964, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 और ये जो है 1964। तो ये वाला, ये तीनों सही है, ए सी डी सही है और बी जो है वो गलत है क्योंकि ये 6 अगस्त 1952 होगा। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित किए गए सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है 7वीं अनुसूची, बी है 8वीं अनुसूची और जो डी है वो सी है 9वीं अनुसूची और डी है 10वीं अनुसूची। तो अगर हम बात करें कि देखिए 8वीं अनुसूची में क्या है, 8वीं अनुसूची में जो हमारी भाषाएं हैं और 10वीं अनुसूची में जो है दल बदल परिवर्तन के आधार पर निरर्थता है और यहाँ पे ये वाला हो जाएगा 2 नंबर। 7वीं अनुसूची की बात करें तो 7वीं अनुसूची में जो है ये सूचियाँ वगैरह शामिल हैं, तो ये संघ राज्य एवं समवर्ती सूची। और जो 9वीं अनुसूची है कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। तो चलिए देख लेते हैं। तो जो 7वीं अनुसूची है ये जाएगा चौथे में। तो इस प्रकार ए जो है, ए जब चौथे में जाएगा तो इसका मतलब ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा और 1 मिनट 7वीं अनुसूची में क्या होगा, 7वीं अनुसूची में आपका संघ राज्य एवं समवर्ती सूची। तो ए जाएगा तीसरे में, तो ए जब तीसरे में जाएगा तो ये वाला भी नहीं होगा और ये वाला भी नहीं होगा, या तो बी होगा या तो डी होगा। क्या होगा, या तो बी होगा या तो डी होगा। 8वीं अनुसूची, चलिए तो यहाँ पे अभी देखो ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। बी की फिर बात करें तो 8वीं अनुसूची, तो 8वीं अनुसूची में क्या है, 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं तो बी पहले में जाएगा। तो ये वाला भी अभी सही दिख रहा है, ये भी सही दिख रहा है। सी की बात करें तो सी में 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची में क्या है, चौथा कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, यानी कि उनको जो है 9वीं अनुसूची में जब डाल दिया जाता है तो उनका जो है विधि मान्यकरण हो जाता है। तो अब देखो जो सी है वो जाएगा चौथे में, तो इस प्रकार ये वाला सही है, ये गलत है। और डी की बात करें 10वीं अनुसूची, तो 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर, यानी दल बदल कानून जिसको बोलते हैं, तो ये जो है आपका डी जाएगा दूसरे में। तो इस प्रकार ये इसका राइट आंसर डी होगा, ये वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार सुमेलित नहीं है। अगर हम भाग आई एक्स की बात करें तो जो 9वीं अनुसूची 9वां भाग है वो जो है पंचायतें हैं, उसमें क्या है, उसमें पंचायतें, इसका मतलब ये वाला सही है। नगर पालिकाओं की बात करें तो ये जो है 9A यहाँ पे कह रहा है, तो इसका मतलब ये वाला भी जो है इसमें नगर पालिका, ये वाला भी सही है। सहकारी समितियों की बात करें तो ये जो है 9B है और जो 9B है ये भी आपका सही है। यहाँ पे सहकारी समितियाँ। और भाग 10 में जो है अधिकरण की बात कर रहा है, जबकि जो भाग 10 है उसमें क्या है, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र हैं। यहाँ पे SC एंड ST के जो क्षेत्र हैं ये होंगे। इस प्रकार जो डी है वो गलत है। तो अगर हम बात करें कि जो अधिकरण है, अधिकरण किसमें होगा, तो जो अधिकरण है वो 14 में है, किसमें, भाग 14 का में, किसमें, भाग 14 का में जो है अधिकरण है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये हो गया आपका जो है
51 क्वेश्चन। तो दोस्तों वीडियो हमें लग रहा है काफ़ी लंबी हो जाएगी, पूरा 140 क्वेश्चन करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, एक पेपर को 2 वीडियो में सॉल्व करते हैं ताकि वीडियो काफ़ी लंबी ना हो और हमें भी अपलोडिंग में प्रॉब्लम ना हो और आपको भी पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो बस इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं 52 से जो है तो